नमस्कार साथियों। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। इस जीरो टू हीरो सीरीज में सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान कंप्लीट हम करने का कोशिश करेंगे। देखो, इससे पहले भी हमने बहुत सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन वो किसी कारणवश सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन मैं इस वाले सीरीज में प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने 1 मंथ लॉन्ग वीडियो डालना बंद कर दिया था। क्यों डालना बंद कर दिया था? क्योंकि आपके लिए ही सॉइल साइंस का कंटेंट हम तैयार कर रहे थे, और कंटेंट भी इस लेवल का कंटेंट जो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा 95% ऐसा चांस है कि हमारे कंटेंट से आपको मिलेगा। इवन अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ में 95% तो नहीं, लेकिन 75% मोर देन आपकी सॉइल साइंस की एक बेसिक जो नॉलेज होता है, बेसिक टू एडवांस जो नॉलेज होता है वो आपको हो जाएगा। या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं अगर आप, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा सॉइल के बारे में। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें जीरो से बात करेंगे और हीरो तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। जैसे ये सीरीज समाप्त होगा, चैप्टर वाइज फिर सॉइल साइंस के हम क्या करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कंप्लीट हम सॉइल साइंस के एमसीक्यू माध्यम से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कई लोग ये बोलेंगे कि सर आपने सीरीज पहले भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो सीरीज आपने कंटिन्यू नहीं कर पाया। देखो, कई कारणें हो जाती है। जब कोई अकेला किसी भी चैनल को रन करता है तो उसको बहुत ऐसी कारणें होती है जिसकी वजह से सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन इस वाले सीरीज को मैं 110% कह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप फ्रेशर्स भी है, अगर आपने पढ़ा भी है सॉइल साइंस, तो भी अगर आप फ्रेशर है तो भी एक नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद से, और जितने भी कंटेंट करवाया जाएगा उसका नोट्स बनाइएगा। 10 दिन आप बना के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये नोट्स हमें कंटिन्यू करना चाहिए। 10 दिन में नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 10 दिन एटलीस्ट आप बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे इसमें। अगर आप देखेंगे तो मृदा विज्ञान का ये सीरीज है जिसमें कंप्लीट सॉइल साइंस कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस हम पढ़ने वाले हैं। IBPS AFA हो, FCI हो, UP AGTA हो, या फिर बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन की आने वाली वैकेंसी हो। हालांकि बिहार में तो अभी कोई वैकेंसी की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में कोई ना कोई वैकेंसी जब इन फ्यूचर आएगी तो आपको ये हेल्प करेगी ही करेगी सेशन। इस सेशन में हम क्या डील करने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। इस सेशन में हम कंप्लीट सॉइल साइंस डील करने वाले हैं। देखो, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपको बहुत ही फैक्ट वाली और बहुत ही कंसेप्ट वाली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, और तभी आप उस प्रकार के क्वेश्चन को बना भी पाएंगे। देखो, एक लेआउट है। लेआउट ये है कि हम जो पढ़ेंगे, आने वाले जितने भी क्लासेस होगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हम लेआउट बनाते हैं। देखो, लेआउट बनाने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा ये पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। तो लेआउट पूरे सॉइल साइंस को हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम पढ़ेंगे जनरल सॉइल साइंस। जनरल इंट्रोडक्शन की सॉइल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे वो तो बात की बातें हैं, पहले इतना समझिए कि एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, सॉइल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मृदा भौतिकी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे सॉइल केमिस्ट्री के बारे में, जिसे हम मृदा रासायनिक कहते हैं। कुछ चीज़ें जो है ना आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कई लोग ये देखेंगे लिखे हुए तो इनको लगेगा कि यार किस ज़माने में जी रहे हैं। तो देखो, अभी जो भी सुविधा है उसी के अनुसार आपको करवा रहे हैं। बाद में जैसे ही हमारे पास सुविधा बदलेगी तो फिर आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सिर्फ लिख नहीं रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे और चीज़ को समझ भी रहे होंगे। तो जैसे मैंने लिखा जनरल सॉइल साइंस, तो आप लिख लीजिए जनरल सॉइल साइंस इंट्रोडक्शन। दूसरा सॉइल फिजिक्स, तो आप लिख लीजिए मृदा भौतिकी। सॉइल केमिस्ट्री यानी कि मृदा रसायन के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद सॉइल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मृदा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब चीज़ें आ गई है कि जनरल इंट्रोडक्शन में या फिर जनरल नॉलेज में आप क्या पढ़ोगे, सॉइल साइंस के बारे में आप क्या पढ़ाओगे, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो जनरल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल क्या है, पहली चीज़ तो ये है। फिर हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बाद हमें ये पढ़ना है कि ये सॉइल जो है ये कहाँ से आया है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि रॉक्स के वेदरिंग से होकर आता है, तो रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वेदरिंग यानी कि कैसे रॉक्स टूटता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वेदरिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के कौन कौन से प्रकार हैं, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब वेदरिंग्स पढ़ेंगे यानी कि रॉक्स को हम तोड़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि रॉक्स जो होता है वो मिनरल से बना होता है, मिनरल्स के मिलने से बना होता है। तो फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जैसे ही मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में। ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद कैसे वेदरिंग से रॉक्स बनेगा, रिगोलिथ कैसे बनेगा, ये तमाम बातें हम करेंगे। तो उसके लिए एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर प्रोसेस, मतलब सॉइल फार्मिंग, सॉइल को निर्माण होने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होता है, कौन कौन सी फैक्टर काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे ये फॉर्मिंग हो जाएगा तो फिर सॉइल प्रोफाइल डेवलप होगा, तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर आगे हम बात करें तो अगला, अगर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल हो जाएगा तो हम टाइप ऑफ सॉइल की तरफ चलेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सॉइल बन के तैयार हुआ है इंडिया में। उसके बाद सॉइल सर्वे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सॉइल इरोजन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करेंगे। और आफ्टर देन यानी कि लास्ट में हम सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कि हम जनरल इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल फिजिक्स में क्या पढ़ोगे। तो हम सब जानते हैं सॉइल फिजिक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ मत परेशान होइएगा कि सर 12th वाला फिजिक्स तो नहीं पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हम सॉइल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो सॉइल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि सॉइल का जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन में क्या, फिजिकल कंडीशन में सॉइल सेपरेट किससे बना है सॉइल, तो हम सॉइल सेपरेट में नहीं पढ़ते हैं, सैंड सिल्ट क्ले, ये सॉइल सेपरेट हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। फिर इसमें सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर आफ्टर देन हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल क्रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो कई बार आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये साफ ना दिखे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये फ़ोन के डिस्प्ले पे ही लिख रहे हैं, तो कई बार अब हाथ से जो लिख रहे हैं उससे हैंड राइटिंग उतनी बढ़िया नहीं होती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने का भी आप काम करेंगे, जो बोला जा रहा है वो लिख लेंगे। फिर हम सॉइल एयर के बारे में बात करेंगे। फिर हम सॉइल वाटर के बारे में बात करेंगे। फिर हम सॉइल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। फिर हम सॉइल कलर्स के बारे में बात करेंगे। डेट मीन्स हम सॉइल के जितने भी फिजिकल अपीयरेंस है, जितने भी फिजिकल कंडीशन है, उसकी एक कंप्लीट स्टडी करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स। अब सॉइल फिजिक्स जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए कि फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स पूछ लिया जाता है तो डेनियल हिल्स को कहते हैं, ठीक है, हिल को कहते हैं। किसे कहते हैं? डेनियल हिल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कहते हैं। उसी तरह से सॉइल केमिस्ट्री, मृदा रासायनिक। सॉइल केमिस्ट्री में हम क्या बात करेंगे भाई, सॉइल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे आयंस को लेकर कि आयंस का निर्माण कैसे होता है, आयन एक्सचेंज कैसे होता है, आयंस फॉर्मेशन कैसे होता है। हम बात करेंगे कोलाइड्स के ऊपर कि सॉइल कोलाइड्स क्या होता है। हम बात करेंगे सॉइल के पीएच को लेकर। फिर हम बात करेंगे सॉइल के प्रॉब्लमैटिक सॉइल को लेकर, यानी कि किसी प्रकार के साल्ट का एक्यूमुलेशन होना प्रॉब्लमैटिक सॉइल कहलाता है, तो प्रॉब्लमैटिक सॉइल के बारे में बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल्ट का एक्यूमुलेशन होना ही प्रॉब्लमैटिक सॉइल कहलाएगा, कई बार वाटर लॉक कंडीशन हो जाता है तो एसिडिक सॉइल हो जाता है, वो भी तो प्रॉब्लमैटिक सॉइल है। तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे।
अब हमारा लास्ट जो सेगमेंट बच गया वो है सॉइल फिजिक्स के बारे में, सॉरी सॉइल बायोलॉजी के बारे में। अब बायोलॉजी से हमें क्या समझ में आता है? बायोलॉजी से हमें समझ में आता है, जब हम 11th-12th में थे तो हम क्या पढ़ते थे कि बायोलॉजी जिसमें जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग सब्सटेंस के बारे में, उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो सॉइल बायोलॉजी में भाई क्या पढ़ेंगे? सॉइल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसमें पाए जाने वाले, इसमें डोमिनेंट पॉपुलेशन किसका? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो स्टडी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ सॉइल रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस है सॉइल के अंदर, वो हम जब स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल बायोलॉजी के नाम से जानेंगे। क्लियर है? ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है कि सॉइल बायोलॉजी में हम ये तमाम चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज होता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फंगस होता है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम सॉइल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हमारा सॉइल साइंस कंप्लीट होगा। और फिर हम क्या करेंगे, जितने भी पोर्शन हमने पढ़ा है, जितने भी, देखो बातें करने में तो 11 मिनट में ये चीज़ समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 11 मिनट में ही हमने पढ़ लिया सॉइल साइंस। ये कम से कम तो एटलीस्ट 30 क्लासेस तो होगी। ठीक है, एक एक घंटा का लेंगे तो 30-40 क्लास तो होगी, तभी सॉइल कंप्लीट रूप से हमें मतलब मैटर मिल पाएगा, जो आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे और किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। फिर इसके बाद एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये सेशन समाप्त होगा, इसके बाद एमसीक्यू सेशन होगा, और एमसीक्यू सेशन में टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, डील करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल, तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम किसको स्टार्ट करते हैं? अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास की पहली चीज़ यही है कि हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ओवरऑल, आपकी पूरी क्लास को ओवरऑल एक व्यू दे दे कि कैसे हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चीज़ें तो हमने बता दिया कि ये टॉपिक हम डील करेंगे आने वाले जितने भी सेशन हैं। अब हम आपको बता देते हैं कैसे हम डील करेंगे, सॉइल साइंस को कैसे पढ़ेंगे, एक समराइज करके, कि ताकि आपको बहुत ईजी से पता हो कि हम ये पढ़ने वाले हैं और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में। उतना हमें नहीं जानना है कि कैसे हुआ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे ताकि हमें चीज़ें एक ट्रैक के अनुसार, एक लाइनअप के अनुसार समझ में आ जाए। जैसे हम जानते हैं कि सूरज से बनने वाली जो भी प्रक्रिया है उसी से मिट्टी बना है। तो सन से, इसमें सन एक आग का गोला है, इसमें विस्फोट होता है, ठीक है, ब्लास्ट होता है। फिर एक छोटे अणु के रूप में नीचे आता है, मतलब उसके पार्टिकल्स में आरएनए, उसके पार्टिकल्स में डीएनए। देखो, एक चीज़ और समझिएगा, कुछ चीज़ें होती है ना जो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ये बनावटी है, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो एक्चुअल में माना जा सकता है कि ये बनावटी हो सकता है। अब ऐसा नहीं बनावटी का मतलब है कि कुछ भी बना देते हैं, नहीं। हाइपोथेसिस का मतलब ये भी होता है कि साइंटिफिकली जो ठीक है, इस तरह से हो सकता था या होगा, उसी को कहते हैं। तो सन से एक छोटा सा पार्टिकल्स आता है जिसमें डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह बनता है। फिर वो ऑर्गेनिज्म फिर फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है वगैरह, फिर वहाँ से जीव का निर्माण होता है, और इसी तरह से करके मिट्टी का निर्माण हुआ। अब ये अर्थ हुआ। अब अर्थ के ऊपरी वाले लेयर में क्या पाया जाएगा? अर्थ क्रस्ट, और क्रस्ट है तो वहाँ पे रॉक्स वगैरह पाया जाएगा। अब इस रॉक्स को हम क्या करेंगे? वेदर करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि इस रॉक्स में क्या होगा, हम तोड़ेंगे या फिर नेचर के अकॉर्डिंग ही टूटेगा। इस रॉक्स में मिनरल्स पाया जा रहा है, इस रॉक्स में एलिमेंट्स पाया जा रहा है, ये वही एलिमेंट्स जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। फिर हम क्या बनाएंगे? मिट्टी बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? खुद ही बनेगा, तो मिट्टी का फॉर्मेशन होगा। तो हमें क्या पढ़ना है? पहले तो सन से जो अर्थ बना उसके बारे में थोड़ा समझना है। फिर अर्थ जो उसमें रॉक्स है, जैसे हम पढ़ेंगे अलग अलग लेयर्स की, अर्थ क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। तो ऊपर वाले रॉक्स जब विस्फोट होगा उसमें आग लगती है, फिर वो टूटता है, फिर वो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये पढ़ेंगे आगे। तो रॉक्स में बदलता है, फिर रॉक्स में वेदरिंग होता है, और रॉक्स में वेदरिंग होने के बाद रिगोलित बनता है, रिगोलित, जिसे हम अनकंसोलिडेशन मटेरियल कहते हैं, अनकंसोल्ड मटेरियल कहते हैं।
रिगोलिथ के बाद सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करेगा और मिट्टी बनाएगा। अब मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पहले तो हमें क्या स्टार्ट करना है कि अर्थ से रॉक्स, रॉक्स से रिगोलिथ, रिगोलिथ से सॉइल, रिगोलिथ के बाद सॉइल बनेगा, रिगोलिथ जिसे हम पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं सॉइल का, और उस तरह से ट्रू सॉइल बनेगा। और उस सॉइल जब हम पढ़ लेंगे तो सॉइल्स के फिजिकल कंडीशन, सॉइल्स के बायोलॉजिकल कंडीशन, सॉइल्स के केमिकल कंडीशन एंड अदर पॉइंट को भी डील करेंगे। कितने प्रकार के सॉइल हमारे पास बना है, ये ओवरऑल पूरे क्लास का एक सिनेरियो रहने वाला है जो आपको हमने बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको पढ़ना है। आई होप कि आप अगर सही से और कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो आपको इजीली तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। और कई बार लोगों को लगता है क्या है कि सॉइल केमिस्ट्री और सॉइल बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, जो कि है नहीं। अच्छा ये भी है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे लगता होगा कि इजी है, लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे, चूँकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो कहीं से न कहीं से हमने भी पढ़ा होगा, तो कुछ चीज़ें खुद से भी किया होगा हमने, तो खुद से भी करेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे, खुद से भी सोचेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सॉइल साइंस कितना ईज़ी है। ठीक है? अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो 15-16 मिनट लगे, आपको समझ में आ गया कि सॉइल साइंस कैसे पढ़नी होती है और कौन-कौन सी टॉपिक डील करनी होती है। ये सारे टॉपिक आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में हमें समझना होगा। देखो अभी हमने बताया कि कुछ हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताया जाता है कि इस तरह से हुआ है। जैसे हमें बताया जाता है कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर धीरे-धीरे हम लोग मनुष्य में कन्वर्ट हो गए। तो ये हाइपोथेसिस है। फैक्ट क्या है वो अलग बात है, लेकिन हाइपोथेसिस तो मानना ही पड़ेगा कुछ केसेज़ में। तो पहले हमें अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में समझना होगा। देखो अर्थ के फॉर्मेशन अभी हमने आपको बताया कि सन से, मान लो सूरज से कोई टुकड़ा यहाँ नीचे आता है, उसमें इस तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है? कैसे हुआ आपको भी नहीं समझना है, उतना हमें पढ़ना भी नहीं है। जियोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा-सा चीज़ें को हम समझते हुए चलेंगे ताकि ईज़ी हो जाए हमारे लिए। ठीक है? ये चीज़ें याद रखेंगे। ऐसा बताया जाता है कि 460 करोड़ साल पहले, याद भी नहीं रखना आपको, उससे पहले एक सनलाइट से, मतलब जो सूरज है, वहाँ से एक छोटा-सा कणों का ब्रेक होता है, टूटता है, वो ज़मीन पे आता है। ज़मीन पे आने के बाद उसके अंदर डीएनए, आरएनए का फॉर्मेशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, और इस तरह से फॉर्मेशन होता है अर्थ का। अगर आप अर्थ के संरचना की बात करेंगे कि फॉर्मेशन होने के बाद एक संरचना बनता है, तो इस तरह से एक संरचना डेवलप करता है। इसको आप अपने नोटबुक पे ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से एक संरचना डेवलप करता है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा बता देते हैं। नीचे वाला पार्ट कोर कहा जाता है, बीच वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं। मेंटल, वो पागल वाला मेंटल मत समझिएगा। ऊपर वाले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। इस तरह से सॉइल का, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यही है। ठीक है? अब ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर, यहाँ पे होगा रॉक्स। यहाँ पे क्या होगा? रॉक्स होगा। तो ये धीरे-धीरे किसी भी कारण से, चाहे इसमें विस्फोट हो, चाहे बाहरी मैकेनिज़्म काम करे, कोई भी फैक्टर काम करेगा, ये रॉक्स है। ठीक है? इसमें वेदनिंग होगा, टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। तो जैसे ही टूटेगा, ये छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, और इस छोटे पार्टिकल्स को, 1 मिनट, जैसे मान लो ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, और इसके ऊपर ये मान लो ये ऐसे-ऐसे रॉक्स है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ये टूटने के बाद, ये टूटने के बाद इस तरह का एक लेयर बनेगा, क्योंकि जहाँ टूटेगा उसके ऊपर ही बनेगा ना, तो लेयर बनेगा, और इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है? जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, जिसमें मिनरल्स भी होगा, और रॉक्स है इसके अंदर, तो एलिमेंट्स भी होगा, इसके अंदर एयर भी होगा, इसके अंदर वाटर भी होगा। ये संरचना हुआ अर्थ का। ठीक है? इसको कोर कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे अर्थ रॉक्स है, और यहाँ से टूटने के बाद ये सॉइल बन गया। इस तरह से करके सॉइल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बेसिक चीज़ें तो यही है। ठीक है? चलिए अब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ऑफ ऊपरी वाले लेयर यानी कि सॉइल के बारे में समझ लेते हैं। फिर हम बात करेंगे उस पे कि कैसे टूटा, कैसे बना है। अभी हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं किसके ऊपर? थोड़ा-सा बात कर लेते हैं हम कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में बात करें तो ये एक लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है?
सोलम शब्द, सोलम क्या है? एक लैटिन का भाषा है, ठीक है। सॉइल किस शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया, जो लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी होरिजन होता है। आगे हम पढ़ाएंगे कि होरिजन कैसे ए प्लस हम बी कह रहे हैं इसको। इसको हम ट्रू सॉइल के नाम से भी जानेंगे। इसको हम वेल डेवलप्ड सॉइल के नाम से जानेंगे, मतलब पूर्ण रूप से बना हुआ मिट्टी है। इसको हम और क्या कह सकते हैं? कंसोल्ड मटेरियल के नाम से जानेंगे। दैट मीन्स ये क्या है? हमारे पास एक ऐसा स्टेप है या एक ऐसा बॉक्स है या एक ऐसा होरिजन्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और उस सोलम का एक शाब्दिक अर्थ समझे कि सोलम का मतलब क्या होता है। तो सोलम का मतलब होता है फ्लोर या फिर ग्राउंड। क्या होता है जी? फ्लोर या ग्राउंड उसका अर्थ होता है। अभी तक तो हमें ये समझ में आ चुका है। फिर अभी हमने आपको बताया था कि जो सॉइल होता है वो क्या होता है? टॉप लेयर होता है। किसका टॉप लेयर होता है भाई? तो टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का ऊपरी वाला भाग है। ऊपरी वाला भाग क्या है? तो ऊपरी वाला भाग हमें याद रखना है, क्या है? तो क्रस्ट है। तो टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को हम क्या कह देते हैं? सॉइल कह देते हैं। तो दूसरा परिभाषा हमारा ये भी हो गया कि टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या कहलाएगा? तो ये सॉइल कहलाएगा। पहली चीज आपको ये याद रखना है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है बकमैन एंड ब्रेडी। बकमैन, अगर आप 12th का एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें ये नाम है बकमैन एंड ब्रेडी। इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि सॉइल जो है एक नेचुरल डायनेमिक बॉडी है। सबसे पहली बार नेचुरल डायनेमिक बॉडी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो बैकमैन एंड ब्रेडी है, जो सबसे पहली बार बताते हैं सॉइल के बारे में। पहली चीज आपको ये याद रखना है। अब अगर थोड़ी सी अगर अपने नॉलेज के अनुसार हम बात करें कि सॉइल क्या हो सकता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम डिफिनेशन की बात करें, अभी हम प्योर डिफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि अभी तक आपने जितना समझा है उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे अगर आपसे हम पूछें कि बताओ व्हाट इज सॉइल, मतलब सॉइल क्या होता है, तो हम कहेंगे सॉइल जो है एक लैटिन शब्द से ड्राइव हुआ वर्ड है, जिसका मतलब लैटिन शब्द क्या? सोलम, जिसका मतलब फ्लोर या ग्राउंड होता है। और ये टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, जो एक नेचुरल सब्सटेंसेस है, ठीक है। ये हम अभी तक कह सकते हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अभी हम ये भी कह सकते हैं कि ये सॉइल जो है नेचुरल बॉडी है, जो डेवलप हुआ है वेदरिंग ऑफ रॉक से। पहली चीज तो ये कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज। अब अभी हमने जिक्र किया कि भाई टॉप लेयर, तो एक क्राइटेरिया भी होनी चाहिए ना कि टॉप लेयर मतलब कितना टॉप लेयर। उस क्राइटेरिया के बारे में बताइए कि टॉप लेयर मतलब कितना टॉप लेयर। तो टॉप लेयर में याद रखिएगा 15 से 30 सेंटीमीटर, मतलब अर्थ क्रस्ट के जो 15 से 30 सेंटीमीटर ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। इस बात को याद रखेंगे। इसको फिर आगे चल के हम दो भागों में बांट देंगे, एक सरफेस और एक सब सरफेस, यानी कि सतह और एक अर्ध सतह, या फिर उसे हम अधोमृदा के नाम से भी जानते हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी लिख लेंगे। अब सरफेस जो होता है वो 0 से 15 तक ही होता है, और 15 से 30 जो है हमारा क्या कहलाएगा? सब सरफेस कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो अभी आपने बताया ना टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट सरफेस का मतलब, तो वो अर्थ क्रस्ट के 0 से 15 सेंटीमीटर की वेट क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऊपर की। तो वेट की बात करें तो 2.25 गुने 10 पर पावर 6 kg इसका वेट होता है। इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा सा लिख भी लेंगे। और ऊपर के टॉप लेयर जो होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? तो फरो स्लाइस के नाम से जानते हैं। जैसे आप पिज्जा वगैरह खाते हैं तो ऊपर वाले जो एक स्लाइस होते हैं ना इस तरह का, जैसे मान लो ये पिज्जा है तो इस तरह का एक स्लाइस हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फरो स्लाइस कहते हैं। और पूछ लिया जाएगा कि फरो स्लाइस का वेट कितना होता है, फरो स्लाइस का वेट कितना होता है। फरो स्लाइस कह दे या फिर इसको हम सरफेस कह दे, इसका वेट कितना है? तो जीरो से लेकर, सॉरी ये एक थिकनेस कितना है? 0 से 15। वेट की बात करें 2.25 गुने 10 पर पावर 6 kg इसका वेट है। क्लियर है? अब आ जाइए, अब हम आपको सॉइल साइंस के डिफिनेशन की तरफ ले चलते हैं कि सॉइल का डिफिनेशन क्या होने वाला है, एक्यूरेट डिफिनेशन क्या होगा। तो लिख लीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, सॉइल इज द जियो
लॉजिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट, इतना तक पहले लिखिए। सॉइल एक जियोलॉजिकल साइंस है, इन विच अबाउट जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हो, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ तक फैली हुई है सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन, उसका क्या क्या क्लासेस है, कुछ तो क्लास होगा सॉइल का, तो क्लासिफिकेशन। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, किसके बारे में बात करते हैं, तो सॉइल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सॉइल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में आपसे पूछे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, तो याद रखेंगे, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, लेआउट में बताया था। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी सॉइल के बारे में आइडियाज हुआ होगा कि सॉइल होता गया। अब हम सबको एक साथ समराइज करें, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सूरज से एक छोटा सा गोला आने के बाद उसमें नए ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, उस तरह से करके अर्थ बना। अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्रस्ट, कोर और मेंटल होता है। क्रस्ट के जो ऊपरी वाला लेयर होता है उसमें विस्फोट होता है, उसमें वोल्केनो फटती है, फिर फटने के बाद उसमें जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स बनता है। फिर रॉक्स के बाद वेदरिंग होता है, रिगोलिथ बनता है, रिगोलिथ के बाद ट्रू सॉइल बनता है। और ट्रू सॉइल और रिगोलिथ के बीच में सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करता है, जो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें कि सॉइल क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को ही हम सॉइल कहते हैं। पहली बार डिफिनेशन देने वाले कौन है, तो बकमैन एंड ब्रेडी है, जिन्होंने बताया कि सॉइल इज द नेचुरल सब्सटेंसेस या नेचुरल बॉडी, ठीक है, डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, इन्होंने सबसे पहली बार ये बताया। फिर हम कह देते हैं कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो डेवलप हुआ है वेदरिंग ऑफ रॉक से। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो जियोलॉजिकल साइंस है। किसका, मतलब सॉइल एक जियोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं सॉइल फॉर्मेशन का, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन का, सॉइल क्लासिफिकेशन का, सॉइल प्रॉपर्टी जैसे कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, इसे हम सॉइल का सॉइल नाम दे देते हैं। चलिए, तो ये आपको थोड़ी बहुत आइडियाज हुआ होगा। अब फिर हमने अभी बात किया है कि जो टॉप लेयर है, कौन सा लेयर, टॉप लेयर है, उसमें दो लेयर है। एक तो सरफेस जिसे हम सतह कहते हैं, और एक सब सरफेस जिसे हम अधोमृदा या अर्ध सतह कहते हैं, जो भी आप हिंदी में कहते होंगे। तो सरफेस और एक सब सरफेस के नाम से आपको अभी हमने बताया है। तो इसके अंदर कई बार ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस, ठीक। तो इसको डिफरेंट को समझते हैं कि सरफेस क्या है, सतह मिट्टी क्या है, और उप सतह मिट्टी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो यही बात कर लेते हैं भाई। सरफेस और सब सरफेस में आपसे पूछे क्या अंतर है, एक लाइन खींच दीजिएगा इस तरह से। आपसे पूछे कि सरफेस और सब सरफेस में क्या अंतर है, एक मिनट, क्या हो गया, सरफेस और सब सरफेस में क्या अंतर है। तो सबसे पहला चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस जो होता है उसका डेप्थ 0 से 15 सेंटीमीटर होता है, अभी बताया आपको। इसी को हम क्या कहते हैं, फोरोस्लाइस के नाम से जानते हैं, ये भी अभी बताया। इसका वेट भी बता दिया है, कितना ये वेट है, तो 2.25 गुने 10⁻⁶। उसी तरह से सब सरफेस की बात करें तो 15 से 30 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर से नीचे जो होगा उसे हम सब सरफेस कहेंगे। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरी चीज ये होगा कि जो सरफेस होगा वो वेल डेवलप होगा, वेल वेदर मटेरियल होगा। जो बढ़िया से मिट्टी, मतलब जो रॉक्स है वो टूट चुका है, वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब सरफेस जो होगा वो मतलब वेल मटेरियल नहीं होगा, वेल डेवलप मटेरियल नहीं होगा, नॉन डेवलप मटेरियल होगा, या कंप्लीट रूप से वो वेदर नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा, ये वेल वेदर मटेरियल होगा और ये नॉट वेदर मटेरियल, कंप्लीट वेदर मटेरियल ये नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट डेप्थ 0 से 15, दूसरी पॉइंट डेप्थ 15 से 30 सरफेस में। दूसरी पॉइंट सरफेस में वेल डेवलप मटेरियल होगा, दूसरी पॉइंट सब सरफेस में ये डेवलप नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगले अगर हम बात करें इसके डिफरेंस का, अंतर का, तो याद रखिएगा सरफेस पे ही क्या होता है, मतलब अगर हम बात करें तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ही हम क्रॉप को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं।
तो ये जो पोर्शन होता है मोस्ट सुटेबल होता है फॉर द और क्रॉप, मतलब जितने भी क्रॉप्स है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, या जितने भी हम कोई भी कल्टीवेशन करते हैं तो वो सरफेस पे ही करते हैं, सब सरफेस का उतना यूज नहीं करते। अब ऑब्वियसली बात है, सरफेस का हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट वगैरह भी है, क्या है, प्लांट वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस पे प्लांट है, यहाँ पे सरफेस पे प्लांट नहीं है, मतलब सब सरफेस पे प्लांट नहीं, सब सरफेस पे प्लांट होता भी नहीं। तो इसके लीफ नीचे गिरे होंगे, इसके ब्रांचेस नीचे गिरे होंगे, तो अब इसी बात है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज़्यादा होगा। इवन हम ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा सोर्स होता है वो क्या होता है, प्राइमरी प्लांट होता है, सेकेंडरी एनिमल्स होता है। तो ये सब हम कहाँ डालते हैं, सरफेस पे डालते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे कंपोस्ट हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या FIM हो, वो आप जमीन के नीचे दे रहे हो, नहीं, आपने देखा होगा कि सरफेस पे आपने रख दिया, उसको आप टीलेज करके मिला देते हो या फिर छोड़ देते हो, आप खुद से डिकम्पोज होकर वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सब सरफेस में। तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा कहाँ पे, सरफेस पे, सब सरफेस पे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, ये बातें याद रखना। सरफेस का एक डिसएडवांटेज ये है सरफेस का कि अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सब सरफेस का स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, और इसी बात जिसका हम यूज कर रहे हैं थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर तो उसका डैमेज होगा, लेकिन जिसका हम कभी यूज ही नहीं कर पा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर तो उसी तरह से होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, बाकी के केसेस में सारी चीज़ें कम होगा। क्लियर है, ये चीज़ें याद रखिएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, बढ़िया होगा, इसका स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 मिनट इसको डील कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर नॉट गुड और स्ट्रक्चर वेल एंड गुड, याद रखिएगा इस पोर्शन को, ठीक है। सरफेस और सब सरफेस में ये अंतर है। अभी तक 3-4 पॉइंट हमने डील कर लिया। अब आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं ना तो पोरोसिटी बढ़ता है, तो यहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं तो पोरोसिटी तो बढ़ेगा ही नहीं, हम सब जानते हैं। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पोरोसिटी बढ़ेगा तो आगे हम पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी क्या होगा, कम होता है। यहाँ पे पोरोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है तो सब सरफेस का बल्क डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए पूछा जाता है कि डेप्थ ऑफ सॉइल, जैसे ही हम सॉइल के डेप्थ की तरफ जाएंगे तो बल्क डेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा, तो बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्लियर ये पोर्शन। चलिए अगला पोर्शन की बात करते हैं। जब हम बल्क डेंसिटी बात कर चुके हैं और हम बात कर चुके हैं पोरोसिटी का, तो ऑब्वियसली बात है पोर्स ज़्यादा होंगे, पोर्स ज़्यादा होंगे, पोर्स ज़्यादा होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पोर्स कम है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। और दूसरी बात ये भी है कि एक दूसरे से कम्पैक्ट रहते हैं तो वाटर होल्ड होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग है, तो जैसे वाटर यहाँ अप्लाई करेंगे होल्ड करके रखेंगे, तो सरफेस का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सब सरफेस। क्लियर है। अब सब सरफेस पे ऑर्गेनिक मैटर है तो उसे डिकम्पोज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो सरफेस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी ज़्यादा होता है, जबकि सब सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑब्वियसली बात है कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यहाँ कार्बन का परसेंटेज कम होता है। अब सरफेस की बात करें तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा होता है और कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ कम होता है। तो ये हमारा क्या है, अंतर। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस, तो सबसे पहले हम डेप्थ बताएंगे। डेप्थ सरफेस का 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में ही होता है, इन बिटवीन होता है। अगर हम सब सरफेस की डेप्थ की बात करें तो 15 से 30 होगा या एवब हो जाएगा। वेल जो वेदर मटेरियल होगा वो सरफेस होगा एंड अन वेदर मटेरियल जो होगा वो सब सरफेस होगा। मोस्ट सुटेबल फॉर और क्रॉप के लिए सरफेस होगा, और सुटेबल नहीं होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, मतलब ज़्यादातर वो सब सरफेस होगा। ऑर्गेनिक मैटर सरफेस पे ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सरफेस पे ज़्यादा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से पोरोसिटी बढ़ेगा और बल्क डेंसिटी इसका कम होता है। सेम प्रोसेस सब सरफेस में कर लीजिए, उसका उल्टा। स्ट्रक्चर में सिर्फ सरफेस का स्ट्रक्चर बढ़िया होता है। और इसी बात है यार, कोई चीज़ अगर मान लो आपने 2 शूज़ आज लेके आए हो, उसमें से एक शूज़ आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक से शूज जो है उसी तरह पड़ा हुआ है, तो वो जो जूते हैं, वो जो शूज है वो उसी तरह पड़ा हुआ है, डेट मीन्स उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कितना अच्छा होगा, देखने में कितना नया लगेगा, लेकिन जो आप यूज कर रहे हो वो तो नहीं लगेगा ना। तो ये वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछे कि फर्टिलिटी ज़्यादा किसका होगा, तो ऑब्वियस बात है जिसका यूज कर रहे हो उसका फर्टिलिटी ज़्यादा है। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई कर रहा है, तो उसका ऑब्वियस बात है इफिशियंसी ज़्यादा होगा, फर्टिलिटी ज़्यादा होगा। जो सिर्फ बैठे हुआ है उसका तो कोई फर्टिलिटी बढ़ेगा ही नहीं।
तो इस केसेस में आपको इस तरह से समझना है कि ये सरफेस है और सब सरफेस है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना है कि सॉइल जो होता है, मतलब सॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बाद हम रोल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम समझें तो सॉइल इज द सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। मतलब मिट्टी जो है वो अनंत जीवन की आत्मा है। किसने बोला है? तो WEH ब्लम ने बोला है। ठीक है, विनफ्रीड EH ब्लम ने बोला है। इन्होंने कहा कि सॉइल इज द सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। कैसे? एस फॉर सोल, O फॉर ऑफ, I फॉर इन्फिनिट जिसे कहते हैं। उसके बाद L फॉर लाइफ, यानी कि सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ क्या है? सॉइल है। अनंत जीवन का आत्मा क्यों है भाई? अनंत जीवन का आत्मा इसलिए है क्योंकि ये जब तक रहेगा, जब तक हमें न्यूट्रिएंट देगा, और जब तक न्यूट्रिएंट मिलेगा प्लांट वहां से अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करके हमें बाई प्रोडक्ट देते चला जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे ऑक्सीजन भी बन रहा है, दूसरी भोजन बना के भी हमें दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सॉइल तो है ही है। अब हमें ना थोड़ा सा रोल समझना पड़ेगा। किसके? मिट्टी के रोल के बारे में बात करेंगे कि रोल क्या है। देखो, अगर मिट्टी की रोल की बात करें तो सबसे पहले मिट्टी क्या है ये समझना जरूरी है। अभी हमने डिफिनेशन बता दिया है, लेकिन अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो एक और बात हम कह सकते हैं कि सॉइल इज द सच टाइप ऑफ प्लेस। मतलब सॉइल एक इस प्रकार का जगह है जहाँ पे स्टोर रहते हैं न्यूट्रिएंट। तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं सॉइल इज सच टाइप ऑफ प्लेस वेयर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि हम लिख सकते हैं सॉइल इज सच टाइप ऑफ प्लेस वेयर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जहाँ पे स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट है तो अब इसी बात है कि प्लांट जैसे ही ग्रो करेगा वहाँ से स्टोरेज से न्यूट्रिएंट अपना अपटेक कर लेगा, और प्लांट न्यूट्रिएंट मिल पाएगा प्लांट को तो इजिली हमें प्रोडक्शन दे पाएगा। तो सॉइल के बारे में ये। अब इसके रोल के बारे में बात करें तो देखो, पहला जो रोल है और बेसिक रोल है वो तो ये है कि सॉइल को हम डेप्थ में लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि उसमें विंड वेलोसिटी होकर लॉजिंग जैसे प्रॉब्लम या वेंडिंग ना हो जाए, गिर ना जाए प्लांट। इसलिए वो फिजिकल सपोर्ट देता है। जैसे हम मिट्टी में जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना टॉल है, उसके अनुसार उसको उतना हम डेप्थ देते हैं। और जितना ज़्यादा डेप्थ देंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। तो सॉइल के बारे में अगर पूछे कि क्या रोल होता है तो पहला आप याद रखिएगा कि फिजिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का फिजिकल सपोर्ट देता है किससे? तो प्रोहिबिटेड विंड वेलोसिटी, मतलब विंड वेलोसिटी से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? विंड वेलोसिटी से। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज हमें ये है कि दूसरा फायदा क्या हो सकता है। तो दूसरा फायदा तो भैया ये हो सकता है कि जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट के रूट पार्ट्स है, यहाँ पे H2O होगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयन, और जिसे हम सॉइल सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रूट्स हेयर है, तो प्लांट को ग्रोथ के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए वो यहाँ से लेगा, अपटेक करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, फिर एसिमिलेशन करेगा। ये जब हम प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे। क्लियर है? उसके बाद प्लांट क्या करता है? न्यूट्रिएंट डिजॉल्व करता, मतलब सॉइल क्या करता है? न्यूट्रिएंट डिजॉल्व करता है। किसके माध्यम से? वाटर के माध्यम से। तो वाटर के माध्यम से न्यूट्रिएंट को डिजॉल्व किया और सॉइल के माध्यम से कहाँ पहुँचा? प्लांट के पास, और प्लांट यहाँ से अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा और ग्रोथ करेगा, और यहीं से वाटर अपटेक करेगा तो हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि प्लांट को एनर्जी के लिए जो रिक्वायरमेंट उसे फूड है वो खुद ही बनाता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट अपने जीवन यापन करने के लिए जो भोजन बनाता है उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दो रोल मिट्टी के बारे में याद रखिएगा। पहला रोल ये है कि ये क्या करता है? सपोर्ट देता है फिजिकल विंड वेलोसिटी से बचाने के लिए, या फिर प्लांट को एक स्टेबल रहने के लिए। दूसरा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है वाटर के साथ मिलकर सॉइल सोल्यूशन के माध्यम से। तो ये हमारा क्या हो गया? रोल ऑफ सॉइल हो गया। ये भी हमने समझ ही लिया। अब सॉइल के डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन तो अभी हमने समझ ही लिया, और ना जाने कितनी बार हमने बात कर लिया सॉइल के डिफिनेशन के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो 10 डिफिनेशन अभी लिख सकता हूँ सॉइल के बारे में। पहला क्या होगा कि लैटिन शब्द से लिया, जिसका मतलब लैटिन शब्द सोलम से लिया गया, जिसका मतलब फ्लोर या ग्राउंड होता है, जिसका मतलब ट्रू सॉइल होता है, जिसका मतलब वेल डेवलप्ड सॉइल होता है, जिसका मतलब वेल वेदर्ड सॉइल होता है। दूसरा, ये टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है। तीसरा, ये टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है जो डेवलप हुआ है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। तीसरा, ये जियोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, सॉइल प्रॉपर्टी, इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। देखो कितना डिफिनेशन हो गया। उसी तरह से कुछ ऐसे वैज्ञानिक है, ये अपने द्वारा बनाया हुआ डिफिनेशन है, अपने नॉलेज के बेसिस पे बनाया हुआ डिफिनेशन है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के द्वारा भी बताया हुआ डिफिनेशन होगा कि भैया सॉइल का मतलब ये होता है, सॉइल का मतलब ये होता है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना एक अलग मत दिया सॉइल के बारे में, एक अपना डिफिनेशन दिया। जैसे कि सबसे पहला साइंटिस्ट हमने बता ही दिया है आपको, बकमैन एंड ब्रेडी नामक के एक साइंटिस्ट थे। बकमैन एंड ब्रेडी ने सबसे पहले बोला कि सॉइल इज द नेचुरल डायनेमिक बॉडी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ब्रेडी के द्वारा बुक भी लिखा हुआ है कि नेचुरल एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल एक नेचुरल सब्सटेंसेस है जो डायनेमिक सब्सटेंसेस है। किसने बताया? बकमैन एंड ब्रेडी ने बताया था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। चलिए, दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, अब अलग अलग साइंटिस्टों का नाम लिख रहे हैं और उसके अनुसार से आपको क्या करना है, नोट करना है। मृदा परिभाषा, वैज्ञानिकों के अलग अलग रूप में खाते लिखे हुए हैं। थोड़ा इसको हिंदी करने पे ये चेंज हो गया, तो इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार सॉइल की डिफिनेशन, यानी कि सॉइल की परिभाषा। सबसे पहले आते हैं 1891 और 92 के बीच में एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिनका नाम है विटनी। विटनी विटनी ने बोला कि सॉइल जो होता है ना, एक न्यूट्रिएंट बीन है। न्यूट्रिएंट बीन है। जैसे घर में डस्टबिन होता है ना, तो हम सारी कूड़ा कचरा जितने भी होते हैं उस डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इन्होंने बोला कि सॉइल जो है ना, एक न्यूट्रिएंट बीन है। न्यूट्रिएंट बीन का मतलब क्या है? एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। एक न्यूट्रिएंट बीन है जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जो प्लांट को प्रोवाइड कराता है ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि प्रोवाइड द ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करती है। इसलिए विटनी ने बोला कि सॉइल इज द नेचुरल बीन या न्यूट्रिएंट बीन। नेचुरल बीन नहीं, न्यूट्रिएंट बीन। पहला साइंटिस्ट का नाम आपको पता हो गया। दूसरे साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा साइंटिस्ट क्या बताते हैं उनको सुनते हैं। बी.वी. डेकुचेयर, आप सब बहुत अच्छे से परिचित है, मतलब इनको जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बी.वी. डेकुचेयर। बी.वी. डेकुचेयर, पता नहीं इनका कैसा नाम है, बट कोई नहीं, हमें बस याद रखना है, हमें बस एग्जाम में चीज़ें बना के आनी है। बी.वी. डेकुचेयर, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, फादर ऑफ सॉइल साइंस इनको कहते हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस। दूसरा अगर हम बात करें तो फादर ऑफ पैडोलॉजी कहते हैं। तीसरा बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न पैडोलॉजी कहते हैं। ये तमाम बातें हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना एटलीस्ट तो आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने कहा सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मेटर से मिलने से बना है। क्योंकि जब हम आगे रॉक्स पढ़ाएंगे तो रॉक्स में बताएंगे रॉक्स इज द कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ या मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। तो इन्होंने बताया कि जो सॉइल होता है वो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मिनरल्स प्लस में OM से मिलकर बना हुआ है। अभी आप इतना याद रखेंगे, यानी कि फिर से लिख देता हूँ। बी.वी. डेकुचेयर, इन्होंने बताया कि ये नेचुरल बॉडी है जो ऑर्गेनिक मैटर प्लस में मिनरल्स के मिलने से बना है। बी.वी. डेकुचेयर ने, ठीक है। चलिए, हालांकि इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जेफी। क्या नाम है इनका? जेफी। जेफी ने क्या बताया भाई? तो 1930 की बात है, 1936 की बात है। इन्होंने कहा कि सॉइल तो आप बता रहे हो एक नेचुरल बॉडी है, ठीक बात है। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल से मिलकर बना हुआ है, ये भी ठीक बात है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा एडिशन कर दिया कि जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो मिनरल्स है वो हॉरिजेंटली क्या है, प्लेस है। हॉरिजेंटली प्लेस है।
जैसे आप आगे पढ़ोगे कि ओ में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ए में मिनरल्स होता है। तो इस तरह से हॉरिजेंटली प्लेस है, हॉरिजेंटली क्या है, अरेंज है। किसने बताया, जोफी ने बताया, थोड़ी सी एडिटिंग के साथ। दूसरी अगर हम बात करें अगले साइंटिस्ट के बारे में, तो अगला साइंटिस्ट हमारे पास आता है जेनी। ये वही जेनी है जिन्होंने सॉइल इक्वेशन दिया था, सॉइल फॉर्मिंग इक्वेशन दिया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जेनी ने बताया कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। सही बात है भाई, नेचुरल बॉडी है, हमको भी मानना पड़ेगा, आप लोग कह रहे हो तो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये वेदरिंग ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स से बना है, मतलब रॉक्स के टूटने से बना है। किसके टूटने से, मिनरल्स प्लस रॉक्स के टूटने से बना है। देखो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बात बता दी, हम लोगों ने भी अलग अलग बात बता दी अपने अकॉर्डिंग, जो भी सॉइल साइंस के। कल होकर आप भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मेरे द्वारा, कि सॉइल का मतलब ये होता है। लेकिन आपका उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, अपने केस में तो बहुत वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आपने मेहनत करके बनाई है, एक नया डिस्कवरी किया आपने सॉइल साइंस में। तो ये चीज़ें हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने, सबसे पहले बकमैन एंड ब्रैडी ने बोला कि सॉइल एक डायनेमिकल नेचुरल बॉडी है। फिर विटनी ने बोला कि सॉइल एक नेचुरल, सॉइल इज द न्यूट्रिएंट बीन, जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट होते हैं वहाँ से प्लांट अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। फिर जो बेबी डेकुचेर है, इन्होंने बताया 1900 में कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से मिला। जो फिर ने बोला कि सही कह रहे हैं डेकुचेर साहब, लेकिन ये हॉरिजेंटली प्लेस होता है, अरेंज होता है। फिर जेनी ने कहा कि आप लोग सही नहीं कह रहे हो, नेचुरल बॉडी तो है ही है, लेकिन ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल से मिला। अब सच बताओ, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में अभी आपने पढ़ा, 5-7 साइंटिस्ट, 4-5 साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ लिया, वो सारे साइंटिस्ट तो किसी भी लेवल से बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही कर रहे हैं जो एक्चुअल में बात है। अब आप कहोगे क्या बात है, एक्चुअल में बात यही है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो वेदरिंग ऑफ रॉक से मिलकर बना है, मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से बना है, जो टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, जिसका मतलब सोलम होता है, और सोलम का मतलब ग्राउंड या फ्लोर होता है, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, यही है। चलिए, अब एक चीज और, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि फादर ऑफ सॉइल साइंस अगर आपसे पूछता है तो बेबी डेकुचे, और फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया पूछता है तो J.W. लिथर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, J.W. लिथर को हम फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, हम कहाँ थे, चलिए आगे की तरफ। चलिए, अब साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, और साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, कि ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। सबसे पहले डेकुचे के बारे में आप जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न पैडोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं, और जेनेटिकली क्लासिफिकेशन, जो जेनेटिकली क्लासिफिकेशन है वो भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद यूनिलिटी कंसेप्ट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बेबू डेकुचेर साहब ने दिया था। फिर इन्हीं का इक्वेशन को मॉडिफाई किया जेनी साहब ने, इन्होंने सॉइल फार्मिंग इक्वेशन दिया था, सॉइल फार्मिंग SFCLOP, इन्होंने इक्वेशन दिया, क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म और पैरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ सॉइल बनता है। इसी के इक्वेशन को जेनी ने मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके क्लाइमेट एक्टिव और इनएक्टिव में डाला, और उन्होंने एक अलग अपना इक्वेशन दिया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि सॉइल साइंस के बारे में, ये साइंटिस्ट के बारे में। एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ सही जगह पे है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा लिविंग, जेवी लिविंग। अब जेवी लिविंग अगर आपसे पूछता है तो लॉ ऑफ मिनिमम न्यूट्रिएंट, जो बताता है कि प्लांट के अंदर जिस भी न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा कमी होती है और जो सबसे कम अमाउंट में होता है, वही इफेक्ट डालता है प्लांट पे। दूसरा, लॉ ऑफ री लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन, ये भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन। उसके बाद लिमिटेड थ्योरी भी इन्होंने दिया था। किसने दिया था भाई, तो J.W. लिख लीजिएगा, ये जरूरी है, J.W. नहीं, J.V. लिविंग। ठीक है, आप पढ़ते भी है। लॉ ऑफ मिनिमम इन्होंने दिया, लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन भी इन्होंने दिया, लॉ ऑफ लिमिटेड फैक्टिंग लिमिटिंग लिमिटे लिमिटिंग फैक्टिंग। ठीक है, लिमिटिंग थ्योरी जो होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फादर भी इन्हीं को कहते हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके साथ साथ फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री।
इनको ही कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स, तो हम सब जानते हैं सॉइल फिजिक्स के फादर कौन है। अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले में, डेनियल हिल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और है, टेंसियोमीटर के बारे में याद रख लीजिएगा, आगे बताएंगे। ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापता है, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर में क्या याद रखना है भाई, तो टेंसियोमीटर में याद रखना है कि ये किसको मापता है, सॉइल टेंशन को मापता है, मॉइस्चर टेंशन को मापता है कि सॉइल में मॉइस्चर है वो कितने टेंशन में है। टेंशन इन द सेंस कि कितने परसेंट है, ज़्यादा अगर पानी होगा तो कम टेंशन होगा, कम होगा तो ज़्यादा टेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम ईरोमीटर के नाम से भी जानते हैं, और इसको याद रखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम करता है 0.8 एटीएम तक, एटीएम तक। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो काम नहीं कर पाता। चलिए ये भी आपको पता हो गया, फादर ऑफ फिजिक्स भी पता हो गया। रिचार्ड एंड गार्डनर, सॉरी इसके बारे में तो बताया नहीं, रिचार्ड एंड गार्डनर 1920 यानी कि 1920 में टेंसियोमीटर का डिस्कवरी किया था। इस बात को याद रख लेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट बहुत है। दूसरी बात आपको याद रखना है, थॉमसन अवे। थॉमसन अवे के बारे में क्या याद रखना है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसने दिया था, थॉमसन अवे, ये याद रखिएगा, ठीक है। कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगली चीज ये है डॉक्टर कोपन, इनका नाम कौन नहीं जानता भाई, डॉक्टर कोपन। क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन देने वाले हैं। और उसके साथ साथ सॉइल साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल एसिडिटी, ठीक है, इन सॉइल, सॉइल में जो टोटल एसिडिटी होता है उसके बारे में, जो हाइड्रोजन को कंसंट्रेशन को मापता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनके बारे में लिखिएगा थोड़ा सा, थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम को हम फादर ऑफ सॉइल कोलाइड्स के नाम से जानते हैं, कोलाइड्स। और सॉइल केमिस्ट्री के फादर अगर आपसे पूछता है तो थॉमस ग्राहम को कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सॉइल कोलाइड्स के फादर कौन है, थॉमस ग्राहम। अगली चीज आते हैं अगले साइंटिस्ट के ऊपर। अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तो याद रखिएगा डॉक्टर गाई, डॉक्टर गाई टी स्मिथ, स्मिथ या गे स्मिथ कह देते हैं, गाई स्मिथ हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके बारे में ये हो चुका है। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। आज तो इतना बता दिया, फिर कल अपन डिस्कशन करेंगे, सॉइल्स के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आगे जितने भी टॉपिक आते चला जाएगा हम बात करते चले जाएंगे, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा। देखो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ रॉक्स है, रॉक्स वेदरिंग होगा, रिगोलित बनेगा, रिगोलित ट्रू सॉइल बनाएगा। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो सॉइल बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम रॉक्स के बारे में समझेंगे, वेदरिंग के बारे में समझेंगे, रिगोलित बनाएगा, फिर ट्रू सॉइल बनाएगा। इसके अंदर सॉइल फॉर्मिंग काम करेगा, वेदरिंग काम करेगा, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये तमाम बातें हम आगे के सेशन में करने वाले हैं बैक टू बैक। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश ये भी कीजिएगा कि अगर समझ में आया है तो बताइएगा आप। कुछ अगर लगता है कि नहीं भैया इस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर ये ऐड करना चाहिए था जिससे बहुत अच्छा हो जाए, तो वो भी बताइएगा। जो भी चीज़ें होगा नेगेटिव या पॉजिटिव वो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपका कमेंट हमें कहीं ना कहीं ये बताएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बताएगा कि आप सही कर रहे हो। तो फिर हमें एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।